Good afternoon, viewers. You're watching Times Now. The news is tightening around the Gandhis, the accused number 1 and the accused number 2 in the National Herald case. The Enforcement Directorate made some sensational revelations today in the Rouse Avenue court. Special counsel for ED told the court that the property derived from any criminal activity is a proceed of crime. The ED also revealed how Congress MP Rahul Gandhi and his mother enjoyed the rental income. Let's quickly go through to the BJP press conference happening at the moment. तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको as it is read करना चाहता हूं, all the attacks were carried out on the Friday 11th of April from 2 p.m. onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, यह बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेज थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे want a permanent BSF camp and central armed police for their own protection। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया
कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता, और आगे लिखा है, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द विलेज ऑफ बेटबोना called at 4 p.m. on Friday and 4 p.m. of Saturday, but police did not pick up the call. यानी गांव के लोगों ने जब उनको मदद की गुहार लगाई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और कितनी गंभीर बात है कि पुलिस का फोन न पिकअप हो ऐसे समय में, जबकि वहां दंगे या सुनियोजित हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकी शैली में दंगे किए जा रहे हों, तब अगर पुलिस नहीं उठाती है तो यह एक बड़ा गंभीर तथ्य है जो प्रकाश में आया है। और यह भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस। यानी यह भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। सबसे पहले प्रज्ञा। देखिए, दिस नेशनल हेरल्ड केस has been a very peculiar case in the entire Indian history. Number one, it started in October 2013 by a PIL filed in Delhi High Court, much before Modi government came into power. Second, this is the only case in which Sri Rahul Gandhi ji and Srimati Sonia Gandhi ji has to take the bail. In the recent findings of ED, they have mentioned there is around 142 crore rupees related to proceeds of crime. अब प्रोसीड ऑफ क्राइम से अगर पैसा आया है तो यूज किसने किया है, तो इसके बारे में जो इंडिकेशन दिया गया है कि यह सिर्फ प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए नहीं बल्कि अदर रिलेटेड चीजों के लिए भी प्रयोग किया गया है। अदर रिलेटेड चीजें क्या हैं, यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है।
नेशनल हेराल्ड का केस एक और दृष्टि से भारत के इतिहास का बहुत विचित्र केस है कि एक कंपनी जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक जाती है। चौथी दृष्टि से एक और यूनिक केस है कि ये बिकती क्या है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही होते हैं। ऐसा क्रय विक्रय आपको भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः भ्रष्टाचार में देने वाला कोई और होता, लेने वाला कोई और होता है। यहां पर देने और लेने वाले दोनों एक ही हैं। इसलिए जो ईडी ने फाइंडिंग की है, इसमें एक और बिंदु समझिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। 67 साल के शासनकाल में, जो हमारी सरकार आने से पहले था, 60 साल कांग्रेस या उसकी समर्थक सरकारों का शासन रहा। 55-56 साल सीधे कांग्रेस का शासन रहा। अगर उसमें कांग्रेस के अनुसार जो क्लेम है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यह अखबार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था, स्थापित किया गया था, और जो 3 भाषाओं में निकलता था, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में, इसका मतलब उसका कोई खरीदारी नहीं था। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की जितनी संख्या बताई है, उतने भी लोग अगर खरीदते तो ये तीनों बिकने के कगार पे नहीं आते। तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन तो छोड़िए, जो नवजीवन नहीं दे पाए, कौम ने भी कौमी आवाज नहीं सुनी। अगला पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह भारत के इतिहास का इकलौता मौका है जब सरकारी संपत्तियों पे, पब्लिक संपत्ति पे भ्रष्टाचार होता था। यहां किसी पार्टी ने अपनी ही संपत्ति के ऊपर डाका डाल दिया। मतलब एक कहावत होती है कि अपने घर में कोई चोरी नहीं करता, अपने घर में कोई डाका नहीं डालता। यह आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा, मगर यह ट्रेजेडी देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस इस मामले में एक विचित्र केस है। और यह भी दर्शाता है द ईडी टुडे हैज मेंशन अबाउट 142 करोड़ रुपीस ऑफ प्रोसीड। तो मैं कहना चाहूंगा, एक वो कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसका सदस्यता शुल्क कितना था? 4 आने। कांग्रेस में नारा होता था, एक चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। और आज कांग्रेस वहां पर पहुंच गई आधुनिक गांधियों के नेतृत्व में कि देश तो छोड़ो, पार्टी की संपत्ति भी आज के गांधी की। तो अगर 142 करोड़ का विषय आया है, यह बहुत गंभीर बात है। यह कांग्रेस पे सिर्फ कानूनी नहीं, यह कांग्रेस पे सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर नैतिक सवाल पैदा करता है कि जो लोग अपने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के एकमेव उत्तराधिकारी घोषित होने का दावा करते थे, उन्होंने ही बकौल खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति पर डाका डाला। रविकांत, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जा रहा है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो कवायद है ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारत सरकार की पीआर एक्सरसाइज है। देखिए, हम ये बात भली भांति समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय सबूत न मांग पाने की जो खिसियाहट है, उस छटपटाहट में इस ढंग का बयान देने को बाध्य हो रही हो। हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि कोई डाइवर्जन की बात है, तो मैं सिर्फ कोट करना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जब ऑन रिकॉर्ड यह बोल दिया कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात, ये उनका वर्ड है, 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने। All right, so the BJP's big reaction coming in on the Murshidabad violence as well as the National Herald case. Remember, earlier today, the Enforcement Directorate had submitted details of what it said were proceeds of crime
which were acquired by and held on to by Sonia and Rahul Gandhi, accused number 1 and accused number 2 in the National Herald case. Clearly, the news is tightening around the Gandhis as far as the investigation around the National Herald case is concerned. Those details on your screens are what the ED has submitted in court. 142 crores of proceeds of crime. Rahul Gandhi and his mother hatched the conspiracy and formed Young Indian. Remember, BJP Sudhanshu Trivedi saying that for 60 years the Congress ruled the country, but this paper, which was started by Nehru and was published in 3 languages, doesn't want to be acquired by even the Congress workers. My colleague Mohit Bhatt is on the phone line with me. Okay, he's there with us on the broadcast. Mohit, that is the first big reaction that has come in from the Bharatiya Janata Party. Sudhanshu Trivedi hitting out at both Sonia and Rahul Gandhi, saying that they have, acquired the proceeds of crime, ED claiming that, and ED in fact submitting those details in court, and saying that the Congress is answerable to what it has done in the past several years. There we go. Thank you. Mohit, are you able to hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Mohit, what I was asking you is the fact that we've just got the first reaction from the Bharatiya Janata Party, Sudhanshu Trivedi hitting out at both Rahul and Sonia Gandhi as far as the National Herald case is concerned, where the ED has submitted details of 142 crores of proceeds of crime that was allegedly acquired and held on to by the Gandhis, clearly saying that the Congress is now answerable not just to the investigating agencies but to the entire country in what it has been doing. Well, yes, in fact, BJP has hit out at Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and entire Congress party, saying that the proceeds of crime were being enjoyed by Sonia Gandhi as per the ED. So earlier also we have seen that how the BJP has attacked Congress party, saying that there's a massive corruption when it comes to the National Herald case, and how exactly all that money were used by Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. And now we see that how the latest revelation that have come after the ED's interrogation, we see that how Sudhanshu Trivedi has come out and hit back at the Congress party, and we have to wait and watch what will Congress party have to say on this. All right, Mohit, I'll come back to you. Let's also quickly tell our viewers what you are seeing on your screens, viewers. Remember, this is, of course, what has been submitted by the Enforcement Directorate. Look at this, how the Gandhis have been in the web of the agencies. They've given 90 crore loan to AJL, and how this news has been tightening around Sonia Gandhi as well as Rahul Gandhi. Look at this. These big claims that have been made by the Enforcement Directorate in the court. Sonia and Rahul enjoyed 142 crores in proceeds of crime. In fact, those details say that they acquired it and held on to the proceeds of the crime amount. The Congress MP Rahul Gandhi and his mother had rental income till November 2023. That's the second big claim that the ED has made in court. Also saying that accused number 1 and 2, that Sonia and Rahul Gandhi hatched the conspiracy and formed Young Indian to cover up on all that was going behind the scenes. They controlled 76% in Young Indian with a well-thought-out conspiracy, is what the investigating agency has told the court. Another big claim is that Young Indian attained 90.25 crore rupees of assets by paying 50 lakh rupees to AJL. These details still trickling in, remember, viewers. And this, of course, goes on to suggest how the Enforcement Directorate has tightened the news around Sonia as well as Rahul Gandhi. Let's also listen in to what BJP's Shehzad Poonawalla has had to say on this. तो आखिरकार चोरी जो है पकड़ी गई, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में हजारों करोड़ का गबन किया गया, जो सार्वजनिक संपत्ति थी, फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी थी, उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनरशिप यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 के नाम पर किया गया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर। और कैसे राहुल और सोनिया ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को एंजॉय किया, आज उसका भी प्रमाण सामने आ चुका है। इनको लगता है ईडी का मतलब है एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनेस टू लूट, पर इनका एक ही लक्ष्य और मोटो बन चुका है, करना है नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार,
समझना है इसको परिवार का शिष्टाचार। So, of course, the Bharatiya Janata Party hitting out at the Gandhis. Behind me, of course, are what the ED calls accused number 1 and accused number 2, Sonia and Rahul Gandhi in the National Herald case. But remember, this has been a long-drawn case with more and more details coming out, emerging as to what the investigative agencies think that the two were doing. And look at this. Let's take you through this entire sequence of events that the ED has claimed. The accused number 1 and 2, Sonia and Rahul Gandhi, give 90 crore loan to AJL, that's Associated Journals Limited. That debt was for National Herald, which is taken over by Young Indian, something that the ED has also submitted in court. That is, they pay 50 lakh rupees to repay the Congress. But look at this, alongside what's been happening from Young India Limited, that money is going in 2010. It takes over AJL's debt and assets, and ED sources suggesting that the assets were worth a whopping 2,000 crore rupees. And 91 crore rupees, remember, out of all of this was written off for the 50 lakh rupees that were given earlier. Look at this, Dotex Private Limited, how this company gave 50 lakh to Young India, and that money then was redirected entirely to this. So that is, the kind of details that are trickling in at the moment as far as this is concerned. This has been there, but now, of course, more new details which have been submitted by the ED in courts. My colleague Bhavtosh is with us on this. Bhavtosh, what more details do you have? Clearly, the ED is tightening its noose around the Gandhis as far as National Herald case is concerned. Well, as far as the case is concerned, the Enforcement Directorate filed a charge sheet last month, and subsequent to filing of the charge sheet, ED had named Sonia Gandhi and Rahul Gandhi as an accused in this case, along with others, Sam Pitroda. In the charge sheet, the ED has specifically mentioned that they were getting the proceeds of crime in form of rent, and the very fact that Young Indian, a company that was set up in 2010, the whole purpose of setting up that company was to take over all the assets of Associated Journals Private Limited. They further said that there was no work that was done by the business entity, in this case Young Indian, and on paper, All India AICC or All India Congress Committee had given them a loan of around 90 crore rupees, which was a steep deal as far as they are concerned. And then the loan of 90 crore rupees was taken over only on 50 lakh rupees. Even that 50 lakh rupees was in fact paid by another shell company called Dotex India Private Limited. When this was done, Gandhis were controlling real prime assets worth at least 2,000 crore rupees, and they then said that once that asset was taken, prime properties in both Delhi, Mumbai, and Lucknow were then sublet and tenants were asked to pay rent. ED had now, in fact, written a letter to rent managers saying that they want to take possession of these properties, and they have also, in fact, informed that these properties were first attached, and then subsequently that attachment was confirmed by Educating Authority. Now, ED has said that they are, in fact, very open as far as this case is concerned. They have also said that Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were controlling properties worth 2,000 crore rupees and were, in fact, taking proceeds of crime worth at least 144 crore rupees in form of rent. All right, Bhavtosh, thanks very much for joining us at the moment, helping us understand this entire web that the ED has now formed as far as, talking about the role of the Gandhis is concerned. We'll keep getting you more on this, but right now it's time for a short break.